बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ, ये कहना है अमरीकी नायब सदर का। मज़ीद ये कहते हैं कि दोनों ममालिक मुआहिदे के बहुत करीब हैं। जे डी वैंस ने यह कहा है। इसके साथ साथ अमरीका और ईरान 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर मुतफिक हो गए हैं। अमरीकी न्यूज़ साइट ने यह दावा किया है। इस पर सिर्फ ट्रंप की जो हतमी मंजूरी है वो अभी बाकी है। और इसी हवाले से ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के नए दिफाई निज़ाम से अपनाए हुकूमत से करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि इजरायली वज़ीर आज़म दूसरी जानिब ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ौज को कहा है कि गज़ा के 70% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अब जो माहदे की बात है वो अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से माहदे का मुसवदा इसराइल समेत तमाम इत्तेहादी ममालिक को भेजा है जो माहदा होने जा रहा है ईरान। और उसमें जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसमें पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर को हिरासत में ले लिया। बल्तिस्तान के मुकाम से इनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं स्टूडियो में मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीरत ज़यकार हमारा साथ दे रहे हैं। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। उस्मान बड़ाई साहब बैन अवी अमूर के माहिर हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उस्मान बड़ाई साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। दीगर मेहमान जिसमें जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं उस्मान साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी अब वायदा लिंगर ऑन हो रहा है, ये ईरान की वजह से हो रहा है या अमेरिका की वजह से? मेरे ख्याल में ये अमेरिका की वजह से लिंगर ऑन हो रहा है। देखें, इरानियन जो है वो बड़े मुहतात हैं इस वक्त, और वो हम देखते हैं 3 महीने पूरे हो चुके हुए हैं इस जंग के हवाले से। और जो अभी मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं ईरान से, उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जिस तरीके से वो स्टांस और अपनी पोजीशन बदलते हैं, और फिर बम की बात करते हैं, फिर बंदर अब्बास में जिस तरीके से उन्होंने फिर सीज फायर की वायलेशन की हफ्ते में 2 दफा। तो मेरे ख्याल में चीजें जो है अभी भी देर इज मैनी ट्विस्ट बिटवीन कप एंड द लिप्स है। लेकिन इरानियन जो है उनका हाथ जो है वो ट्रिगर के ऊपर है, जिस तरह उनकी हाथों लंबिया हेडक्वार्टर बताता है। तो अभी तक के लिए एक चीज तय पा चुकी हुई है, जो अमेरिका और ईरान के जो सरकारी हल्के हैं तस्दीक कर रहे हैं, कि 60 दिन की जंगबंदी के अंदर जो तोसी है उसमें सबसे बड़ी चीज है अपनाए हुरमस, जिससे मरहलावार खोलने की बात हुई है 30 दिन के अंदर। और टोल फ्री नेविगेशन होगी, इरानियन चार्ज नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो बारूदी सुरंगें हैं वहां से हटा ली जाएंगी। और अमेरिका भी उसके जवाब में मरहलावार जो नेवल ब्लॉकेड है उसको हटा देगा। ट्रम्प कहते हैं जितनी तेजी से इरानियन ये काम करेंगे, उसी बर्क रफ्तारी से हम भी नेवल ब्लॉकेड को जी। खत्मी शक्ल के अंदर आ गया। क्या अमली शक्ल में आएगा, ये एक दूसरा बड़ा कजिया है, जिसके ऊपर सीइंग इज बिलीविंग के तहत हमें देखना पड़ेगा डाउन द लाइन चीजें किस तरीके से पैन आउट करती हैं। दूसरी चीज वो कहते हैं इरानियंस है कि हम पे पाबंदियां हटाएं, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोटिंग स्टोरेज है और हमारे रेजर्वायर भरे हुए हैं, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तेल की है, तो हमसे सैंक्शंस का रजीम हटा लिया जाए। और फिर जो $12 अरब की बात हो रही है, वो मरहला मार कोई ठोस काबिल तस्दीक तरीके से हमें हैंड ओवर किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में बाकर कालीबाफ ने 2 दिन पहले कतर का दौरा किया था, जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर भी साथ थे। देखें, ईरान चाहता है जो चीज हो वो हेडलाइन ना बने, न्यूज का मटेरियल ना हो डोनाल्ड ट्रंप के लिए शोकेस करने के लिए, वहां पे जो प्राइमरी जा रही है इलेक्शन के हवाले से मिड टर्म के। वो चाहते हैं कंक्रीट अपना क्या कहते हैं एविडेंस हो, और उसके अंदर कोई गारंटी की, जिस तरह ईरान बात करता है कि कोई नॉन एग्रेशन का पैक्ट भी हो, कि दोबारा से इस तरह से स्टॉक पाइल को, वेपनरी को रीलॉन्च नहीं किया जाएगा, इनसे मुतालिक है। और फिर वही बात है कि स्पॉइलर जो है, जो स्कपर करना चाहता है डील को, वो इसराइल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि ईरान कहता है हॉरिजेंटली जंग बंदी होनी चाहिए। उसने ईरान के लेबनान का महाज भी अपने साथ जोड़ दिया है। और मेरे ख्याल में डेफिनेटली हिजबुल्लाह के जो इंटरेस्ट है रीजन के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन की बात करेगा, क्योंकि वो इनविंसिबल है। चूंकि हमारे पास कंटेंट उस तरह से नहीं है, सरकारी और जो आज़ाद जराए हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अब नाए हुरमस का खुलना, वो मेरे ख्याल में उसकी कंफर्मेशन है, नेवल ब्लॉकेट का हटना, और फिर एहसास मुंजमद होने के हवाले से इरानियन का बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि सैंक्शंस का रजीम हटाने के साथ रेपरेशन के पैसे पे किए जाएं। अगर नहीं करने तो फिर आपको जो है हमें मरहलावार हमारी रकम जो एहसास मुंजमद है वो हैंड ओवर किए जाएं। और कतर के अंदर ही इनके पैसे का बड़ा चंक पड़ा हुआ है, जो कि 2022 में इनको दिया जाना था, लेकिन ये 7 अक्टूबर की वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वहां पे सीज कर दिया गया था। अब आते हैं जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक है। अमेरिका कहता है कि इस सूरत में साइन नहीं होंगे, जबकि उसके हवाले से हम हमें जो हमारी
सोच और अप्रोच है उसको इंडोर्स नहीं किया जाता, और इरानियन टाइम बाय करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो सबके सामने है। और याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का खारजा पॉलिसी का एक रुख नहीं है। वो अपनी विम्स पे, अपनी इंपल्सिव एटीट्यूड के ऊपर भी फैसला करते हैं, जिसके तहत वो दोस्त धमकी की बात करते हुए ब्रिंकमैनशिप तक ले जाते हैं मामले को, कि लगता है पता नहीं हाथ में लाएंगे या बम गिराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और सदी की सबसे बड़ी डील करूंगा, मुज़ाकरात की दावत देते हैं। और सोशल ट्रूथ की जी। मुज़ाकरात की खबर आने के बाद अमेरिका में ब्रेंट क्रूड WTI नीचे चला गया, $100 से है। मार्केट स्टेबल होने की तरफ जा रही है, फील गुड फैक्टर है, स्टॉक मार्केट के अंदर है, चीजें बेहतर हो रही हैं। $29 अरब का सिर्फ इन्होंने वहां के ऊपर बारूद फेंक दिया। $45 अरब अमेरिका की अवाम ने, आम सारिफ ने गैस स्टेशन के ऊपर इजाफी पे किए हैं। एक माशी दबाव है अंदरूनी तौर के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर रहा है कि मुज़ाकरात से आपने बैकआउट नहीं करना। इसराइल, नो डाउट दे हैव बीन ट्राइंग टू स्कपर दिस डील, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप मामला को आगे लेके जा रहे हैं। बंदर अब्बास का अटैक करने की बड़ी रीजन ये थी, टेड क्रूज, माइक पॉम्पियो और जो लिंडसे ग्रैहम है और जो इजरायली लॉबी है, वो कह रही है कि ये कमजोर तरीन सूरत है मुज़ाकरात के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का नैरेटिव शेप करने के लिए बंदर अब्बास को अटैक करते हैं, और ईरान उस चीज को किस तरह से रिटेलिएट करता है, ये इंप्रेशन क्रिएट करता है अपनी लोकल ऑडियंस के लिए, जवाबी वार की सलाहियत हमारे पास इंटैक्ट है। और उसने कुवैत को हिट किया। मैं फिर भी समझता हूं कि ये भी इस डील के अंदर इसका पार्ट एंड पार्सल है, ये जो हमले किए गए हैं। ना इरानियन चाहते हैं अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस को ये मैसेज देना कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर नहीं, और ना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इजरायली लॉबी को ये मैसेज देना और फिर अपना जो रिपब्लिकन का मेगा बेस है। याद रखें, इसराइल के हवाले से ही उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्राहिम अकार्ड को तस्लीम करें। डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बात को उन्हें अंदाजा नहीं है कि जॉर्डन, मिस्र और तुर्की तो पहले ही तस्लीम करता है। 49, हम्म। 79, 94 में तीनों कंट्री मानते हैं। तीन ही कंट्री हैं, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। और गिवन सर्कमस्टांसिस में मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तीनों कंट्री इस तरह की सोच भी रखें, लेट अलोन कि हम बात करें कि वो इसे मटीरियलाइज करने की तरफ जाएंगे। कोई सूरत नहीं है इब्राहिम मुआहदे की, और पहला इब्राहिमी मुआहदा जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है उसामा साहब। देखें, उसके अंदर बैक बर्नर पे डाल रहे थे फलस्तीन को और चाह रहे हम्म। थे कि खित्ते में सिक्योरिटी, माशी मफादात के हवाले से इसराइल को आगे लेके आया जाए। लेकिन इसराइल ने क्या किया पिछले 2 सालों के अंदर है? मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरेबिया कभी भी चाहेगा कि मुस्लिम उम्मा का जो वो लीडरशिप बनने का एक मंत्रा उनके पास है पब्लिक कंजम्पशन का, वो डाइल्यूट हो जाएगा द मिनट दे डिसाइड कि भाई वो जाएंगे मुआहदे में। इसीलिए तो वो ईरान के साथ कंफर्टेबल है। हेलसिंकी प्रोसेस के तहत वो चाहते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर डी एस्केलेशन की यहाँ के ऊपर पॉलिसी हो। तो मुआहदे के हक में तमाम अरब इस वक्त दुनिया, इवन जो यूएई है वो भी चाहता है मुआहदा हो। सिर्फ एक कंट्री है जो खित्ते में अछूत नजर आता है हमें, और वो वही है जो इसराइल है। जिस तरीके से सूरत हाल इंडिया की यहाँ के ऊपर है, एक आलमी पराया बन चुका हुआ स्टेट है, इसी तरीके से वो भी सोच वहां के ऊपर है। और याद रखें, अमेरिका के फ्यूचर के अंदर इसराइल के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, ये मेरे ख्याल में पॉइंट टू पॉन्डर है डाउन द लाइन जब ये मुआहदा हो जाता है। इसीलिए आप देख लें, वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज नहीं कर सके, अब रुख कर रहे हैं जैसे आपने पहले निशानदेही की कि हमास के कॉन्टेक्स्ट में, और कह रहे हैं 70% इलाके को वो कन्फिस्केट कर लें हम्म। अपने उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। 53% पहले था, 60% की उन्होंने खबर दी, और आज वेस्ट बैंक के अंदर वो बात करते हुए कह रहे हैं 70% का मैंने ऑर्डर किया। याद रखें, उन्हें भी वॉर ट्रॉफी चाहिए जो कि कहीं से नहीं मिल रही। अब दोबारा से वो आ रहे हैं उसी तरफ गजा के अंदर है, ताकि अक्टूबर में इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो उन्होंने सामने रखना है। आपको याद रखें, पॉलिटिकल कॉस्ट डोनाल्ड ट्रंप भी पे कर रहे हैं वहां पे अमेरिका में, और नेतन्याहू भी कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इरानियन टाइम बाय कर रहे हैं, वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, हम्म। क्योंकि इसके अंदर उनका मुफाद मुफाद जो है वो नजर आता है बज़ाहिर है। जिस तरह गालिबाफ ने कहा कि हमने कंसेशन नेगोशिएशन के थ्रू नहीं ली, हमने मिसाइल के थ्रू ली, सिर्फ इन कंसेशन को हमने नेगोशिएशन के एवेन्यू के ऊपर कन्वे किया है, और अब फॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो इरानियन डेफिनेटली जो है राइट। एक विनर, क्योंकि वो मुआहदा साइन करते भी जंग लड़ने की पोजीशन में है। जी। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी नायब सदर ने ये कहा है कि मुआहदा हुआ नहीं है, मुआहदे के करीब है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे के जो मुसवदा है वो इसराइल समेत तमाम इत्तेहादियों को भेज दिया। आप नहीं समझते कि इससे मजीद लिंगर ऑन होगा मुआहदा किसी हतमी शक्ल में आते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो फंस चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस मसले से बाहर निकले। वो मुसवदा, अगर ये मामला उसने तय करना हो तो 1 मिनट का काम है। हम्म। अब वो क्या वजूहात हैं, क्या किस मामले के ऊपर वो चीजों को लिंगर ऑन करना चाह रहा है, क्या मसाइल इंटरनल इश्यूज है,
जिसके ऊपर वो अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करके मुशावरत करता है, लेकिन कोई हिकमत अमली और लाएमल बनने नहीं जा रहा। और इस सारी चीज का जो फायदा है टाइम गेन करने का, वो ईरान को हो रहा है। लेकिन इस चीज के अंदर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो टाइम ईरान ने बाय किया है, इसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शामिल है, खास तौर पे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, कि जिन्होंने ये सारी चीजों के अंदर फैसिलिटेट करवाया है। और अदरवाइज कोई भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन, इवन रशिया भी और टर्की भी, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो अमेरिका को डायरेक्टली इंटरवीन करके कहता कि जी आप ये काम ना करें और दें, हम इसमें मीडिएट करते हैं। तो वो समझते हैं अमेरिकन के इस अगर मसले को कोई हल करवा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है जो इस मामले को खुशउस्लूबी से हल करा सकती है। तो उसके अंदर इतना लंबा जो टाइम का गैप है, उसको अगर ये समझे कि विद इन आवर्स या डेज या वीक्स इसको सेटल कर लिया जाए, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है ट्रस्ट का, उसको कवर करते हुए टाइम लग रहा है। कॉमन पॉइंट्स पे लाते हुए दोनों मुल्कों की लीडरशिप को और कॉमनैलिटीज को इकट्ठा करते हुए, पाकिस्तानी लीडरशिप को, दोनों को समझाते हुए, दोनों को उस कॉमन पॉइंट्स पे लाते हुए जहां पे चीजों को आगे लेके चला जा सके। निगोशिएशन के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है जहां पे वो बैठ के दोनों तय कर लेंगे इन चीजों पे बातचीत आइंदा हो सकती है और होगी, और हम इसके ऊपर कोई लाएमल या हिकमत अमली बना लेंगे ताकि इसका कोई मसाइल का हल निकाला जा सके। तो उन पॉइंट के ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर दोनों मुल्क जो है सोच विचार कर रहे हैं। ईरान काफी हद तक तैयार है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और अमेरिका जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर करना चाहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन आ गई हुई हैं और करीब करीब है मामला। तो अब देखते हैं कि कैसे चीजों को किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मियां साहब ये बताइएगा कि एक बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ट्रस्ट डेफिसिट की बात हुई है यहाँ पे। आप समझते हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर जो है वो गारंटी देता है तो इस बात को यकीनी बना लेगा कि मुआहदे पर मिनो अमल दरामद हो? देखिए, अमेरिका एक बड़ा अनरिलायबल पार्टी है टू एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन वो अनरिलायबिलिटी भी जाहिर है, उनके अंदर जो जोम है एक अपनी बेपनाह इख्तियारात का, ताकत का घुमंड जो है, वो तो हेजेमोनिक माइंडसेट होता ही ऐसा है। तो हेजेमोनिक माइंडसेट के अंदर भी यू टर्न की सलाहियत बिल्ट इन होती है। और ट्रंप की जो ख़ास तौर पे अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर उसको मुंतबिक करें तो वो सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाती है। तो मेरा हाल इसलिए शायद अगर बरतानिया का अखबार अगर किसी ओपिनियन को लेके चल रहा है तो अच्छा सजेशन है कि अगर इसमें सलामती काउंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा सिग्नेटरी बन जाए और वहाँ की एक गारंटी ना सी तो एक विटनेस अगर हो जाए, तो कम से कम एक अखलाकी प्रेशर हो, या कानूनी भी अगर बनता है तो कानून के तो बाकायदा इंटरनेशनल कवानीन के तो बाकायदा वो चीज़ें होती हैं, सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो तो देखना पड़ेंगे। वो तो सलामती काउंसिल के पास एक चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का होता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो कभी इन्वोक होते नहीं। हमने देखा माजी में एक दफ़ा गालिबन ईस्ट तिमर में हुआ, कश्मीर में कभी भी नहीं हुआ। हम कश्मीर के बारे में कई मरतबा मैं यूनाइटेड नेशंस गया, वहाँ हमें जो जितने मिस्ट्रीज मिले हमारे अपने भी और अब्रॉड सारे, उनको हम यही सवाल करते रहे कि भी जहाँ अगर हम चैप्टर 6 और 7 इन्वोक करना चाहें तो उन्होंने कहा जी दोनों बाइंडिंग है। वैसे पाकिस्तान का जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन है, जो इंडिया वैसे ये इशू लेके गया था, वो चैप्टर 6 में है। तो जब मैंने मजीद प्रोब किया तो पता चला जी चैप्टर 6 और 7 दोनों बाइंडिंग है। और 7 के तहत ईस्ट तिमोर में एक्शन हुआ, यूनाइटेड नेशंस एक्शन में आई और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको सेटल किया गया। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। मुझे उस्मान साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, ये वॉर ऑफ इम्प्रेशंस लग रहा है मुझे। हर बंदा वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। अभी तक वो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस जो है, वैसे जाहिर है जहाँ दो मुतहारिब ममालिक हों आमने सामने इन कन्फ्रंट्रेशन और इतनी शदीद कन्फ्रंट्रेशन हो, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस इतनी आसानी से नहीं तय पाते। फिर नए नए पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी निकला है, जैसे हॉर्मज कभी भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो हॉर्मज बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब हॉर्मज में वैसे देखा जाए तो अमेरिका को, मेरा ख्याल है, मैं तो एक देसी जुबान में कहता हूँ कि अमेरिका ने माल पानी भी पकड़ना होगा उसमें
कि जी लो जी मैंने और रोज खुला दी, लियाओ इतना बिल दो मुझे इतने ट्रिलियन डॉलर्स का, कि मेरी इतने वहाँ पे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल हुए, मेरी इतनी मोबिलाइजेशन हुई। लेकिन जंग भी तो उसी जी मैं वही कह रहा हूँ, हुआ भी तो उसी जंग की अदरवाइज वजह से। हॉर्मस का वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो तकरीबन 3-4% है देखा जाए तो, ख़ास तौर पे ऑयल की। मेरा उस्मान साहब शायद इज़ अ गुड रिसर्चर, इनके पास शायद डिटेल्स हों, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक हाँ ये है कि माल पानी का, इसलिए कहते हैं एक तो हेजेमनी भी एस्टेब्लिश हो जाएगी। देखो जी इतना बड़ा ईरान ने हमें वहाँ पे रिटेलिएट किया, लेकिन हम खड़े हो गए, हमने दुनिया को, अपने यूरोप को ख़ास तौर पे और दीगर ममालिक जो रिलाई करते हैं उनको ये खुला के दे दी बगैर टैरिफ के, बगैर उसके क्या टोल के। अब ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल है जो इंडिकेशंस आ रही हैं शायद ईरान के अंदर भी रियलाइजेशन है कि टोल टैक्स वगैरह शायद ना लिया जाए। ये तो चूँकि वॉर के अंदर आप बम्बार्डमेंट होती है, एक्सचेंजेस होते हैं, एक्यूजेशंस के भी, काउंटर एक्यूजेशंस, थ्रेट्स, काउंटर थ्रेट्स, क्योंकि मेरा ख्याल जितना भी कोई कमज़ोर फ्रीक हो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये तो तासर कभी भी नहीं देगा ना कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, ऐसे ही है। वो तो फिर भी ये तासर देगा, बल्कि अपने अंदर वो एक तासर पैदा भी करेगा, क्योंकि अगर वो खुद ही होपलेस हो जाएगा और वीक फुटिंग पे चला जाएगा तो दे कांट फाइट। बिल्कुल। फाइटिंग जो है दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ करेज। वो करेज को जिस तरह मर्जी आप डिफाइन कर लें, कुछ हमारे दोस्तों कहते हैं जी करेज तो एक फूल हार्डी एटीट्यूड का नाम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कन्विक्शंस भी होती हैं कौमों के अंदर, एक अपनी सोच होती है, एक सर्वाइवल जो है जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में भी बताया था कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई मौत को देखता है सामने तो तलवार की नोक हाथ में पकड़ लेता है। तो कहने का मकसद है कि फिर जुर्रत आ जाती है सर्वाइवल के लिए। अलबत्ता ये है कि दुनिया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बजाय अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स में घिर जाएगी तो मुआशी भी तबाही है, इंसानी तबाही भी है और अमन की भी तबाही है। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी पर्टिकुलरली कुछ इस तरह बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा ये जो तबसरा मेरे दोस्तों ने किया, इसमें कम से कम वो जो जिंगोइज्म को प्रमोट नहीं हमने किया। जैसे हमारे कुछ लोग ना, मैं एक प्रोग्राम में था तो अभी सदर अमेरिका के जा रहे थे शी जिनपिंग को मिलने, तो एक एंकर ने मुझे खातून कहने लगी साहब साहब वो लूज़र बन के जा रहे हैं ना शी जिनपिंग के सामने। तो ये जो लूज़र विनर की ये जो डिबेट है ना, ये भी यहाँ से बैठे हुए ना लाहौर के 89 न्यूज़ में बैठी वाशिंगटन तक भी जाती है। ये आजकल जो वर्ड है ना वो ट्रैवल फास्टर देन द बुलेट। बिल्कुल सही सर, मैं वापस आता हूँ जाके एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल ठीक वो है। लोग उलझ जाते हैं, जो फाइटिंग जो क्वारलसम बेलिजरेंट्स होते हैं ना, वो उसमें उलझ जाते हैं सिचुएशन में। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, आप यूएन के किरदार को कैसे देखते हैं ईरान अमेरिका जंग के मामले में? उस्मान साहब ऑडियो आपकी। जी सर, यूएन तो मुकम्मल तौर के ऊपर रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो डिसफंक्शनल नजर आता है और मेरे ख्याल में ये सेंटर ऑफ प्रिविलेजेस बनाए गए थे 1945 के बाद। यस आई डू अग्री। फिर चाइना क्यों चाह रहा है यूएन की इन्वॉल्वमेंट? देखें, चाइना जो है वो इसलिए चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम जो है उसकी तरफ दुनिया वापस चले जाए। देखें, इस तरह तो अनार्थिक सिचुएशन है, क्योंकि सिस्टम जो आपको पता है वो रियलिस्ट अपना पर्सपेक्टिव के अंदर इस वक्त चल रहा है। वो चाइनीज चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो मॉडल था, इवन चाइना उसका बेनिफिशियरी है। देखें, इन्हीं के पास तो वीटो है, तो चाइना चाहता है कि उसी तरीके से दोबारा चला जाया जाए, उसी रूल बेस्ड ऑर्डर में जिसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश हो। हालांकि मैं समझता हूं अमली तौर के ऊपर एक ऐसा फोरम जो क्लेम करता है डेमोक्रेटाइजेशन की, उसमें एक कंट्री हाथ खड़ा करके सारे सिस्टम को बैक टू स्क्वायर वन लेके चला जाता है। 140 कंट्री मानते हैं फलस्तीन की जो स्टेटहुड के मामले को, उसके बावजूद एक हाथ खड़ा होता है और चीजें जो हैं वो बिल्कुल वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इट नीड्स टू बी सिग्निफिकेंटली रीडिजाइन। जो तबाही उम्र है वो पूरी हो चुकी भी है, इट सीम्स टू हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ इट्स गोल। ये उस तरीके से चीजों को मटेरियलाइज करने के अंदर है, टूथलेस साबित हुआ है। देखें, ये जो फॉल्टी कंपोजिशन है इसकी, जिसकी वीटो के तहत है, वो हर कंट्री जो है वो उसको खेलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, 2005 में वर्ल्ड समिट किया गया था, वो चीजें उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मैकेनिज्म जो है इसको देखने की जरूरत है। अशद है, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, ये सारे के सारे वेपनाइज किए जाते हैं, ये टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि छोटे कंट्रीज की जो वॉइस है वो बिल्कुल जो है मजल हो जाती है, मफल हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान जो है, हमारा जो हमने कोशिश की है, एक क्लब है कॉफी क्लब, उसके अंदर पाकिस्तान का स्टांस यही है कि ये देयर शुडंट बी एनी सच थिंग जो कि परमानेंट हुआ है। कंट्री जो है वो 4 साल के अंदर सेमी अपना परमानेंट मॉडल के ऊपर जाएं और उसके बाद इनको
ओवरसाइट किया जाए, उसके बाद देखा जाए कि अगर कंट्री परफॉर्म कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हॉरिजेंटली इसको बनाएंगे। इंडिया भी इसमें आना चाहता है, इसमें ब्राजील भी आना चाहता है, जापान और जर्मनी बात करते हैं कि किस उसूल के तहत फ्रांस और वो बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये खुद अमेरिका ने बनाया था सिस्टम, और ना जी। सूद पसंदी है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है, ना इंसाफ पसंदी। असल करेंसी तो होती ग्लोबल पावर की जो है, वो उसका आप कह लें कि ये जो असूल पसंदी है, इंसाफ पसंदी किसी हद तक हम मान लें। लेकिन जिस तरीके से रुथलेस मैनर के अंदर अमेरिका ने बिहेव किया है, डोनाल्ड ट्रंप एक सॉवरन कंट्री को थ्रेट कर रहे हैं, ओमान को है, जो कि वेस्टर्न अलाय है, शॉक के अंदर है इस वक्त है। देखिए, ओमान कतर से ज्यादा किसने डिप्लोमेसी की है इस रीजन के अंदर है। एक कंट्री पे आप अटैक करवा देते हैं, 42 किलोमीटर दूर अल हदीद एयरबेस है, ना उसका सेंसर काम करता है, ना उसका इंटरसेप्टर काम करता है। और दूसरी तरफ जिसने मुज़ाकरात के कई राउंड करवाए, उसको आप थ्रेट कर रहे हैं उस टोन के अंदर, और ओआईसी खामोश है। मतलब लिप्स अपना उन्होंने अपने लिप को जिप करके रखा हुआ है। जीसीसी कंट्री जीसी जी। मतलब दे शुड हैड एनफ ऑडेसिटी टू कॉल स्पेड कि भी अमेरिका थ्रेट कर रहा है, लेकिन वो चुप करके बैठे हुए हैं वहां के ऊपर है। ना अरब लीग बात कर रहा है, ना ओआईसी कर रहा है, इवन यूरोपीय यूनियन के ये अलाए हैं, ये अपना खित्ते के अंदर है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बताती हैं कि फ्यूचर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अमेरिकन मफाद को कंप्रोमाइज किया है, इसीलिए वहां पे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के साथ साथ वो सिक्योरिटी के हवाले से भी मल्टीपल ऑप्शन को एग्जॉस्ट जी। सिर्फ गुर्बत बढ़ा रहा है अपनी इंडिया के साथ दफाई मामलात के अंदर, बल्कि उसने जहाज खड़े कर लिए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुआहदा किया इनके साथ, फ्रांस के साथ है। तो मेरे ख्याल में खित्ते की कंट्री देख रहे हैं कि मिलिट्री बेसिस हमारे दिफा के लिए नहीं थी, ये सिर्फ इसराइल के लिए थी। और जिस तरह अल्ट्रा सेंसिटिव होकर वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं इसराइली मफाद की खित्ते में, वो हमारी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं, सीइंग इज बिलीविंग, उसकी वजह से खित्ते के तमाम कंट्री सोच रहे हैं कि ईरान के साथ बात करने में, मामला हल करने की तरफ जाने में ही उनका फायदा है। इसीलिए ब्रॉडर लेवल के ऊपर हेलसिंकी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एमबीएस जो कि 1972 से 1975 का पैटर्न था, जिसके बाद देतान पीरियड आता है और नॉर्मलाइजेशन की तरफ कोल्ड वॉर के बाद मामलात और हालात जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बदर साहब, एक तरफ तो सुलह सफाई की बातें, मुआहदे की बातें, और दूसरी जानिब जो है वो इसराइल की जानिब से दोबारा से जो है वो इस तरह के ऐलानात, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। इसराइल के कहने पे उसने ईरान पे अटैक तो कर दिया है इसराइल के साथ मिलके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को वो जो है जज नहीं कर पाए थे। और ग्राउंड रियलिटी जो है वॉर यानी स्टार्ट होने के बाद एक डिफरेंट नजर आई। उनको लगता था कि ईरान की लीडरशिप को शहीद करके वो रिजीम चेंज पे आ जाएंगे, और जैसे रिजीम चेंज होगी वो पूरा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को और ईरान को अपनी मर्जी से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा 1% भी कोई चीज मुमकिन ना हो पाई। तो उसकी वजह से अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी जो कि शॉक में थी, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट रोज हुआ उसके ऊपर, और उनको अब इस खित्ते को सेटल करने के लिए ईरान के मामले को सेटल करना जरूरी है। क्योंकि अगर ईरान को सेटल नहीं करेंगे और तमाम मुस्लिम, खासतौर पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एक पेज पे, एक अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आएंगी, तो ये चीजें उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इजराइल को तो ईरान, अमेरिका ने एक अपना जो है प्रॉक्सी के तौर पे इस खित्ते में रखा हुआ है चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो अमेरिका तो इजराइल को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल को अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया या चीजों को उस तरीके से जैसे वो मैनेज करना चाह रहा है, तो उस तरीके से वो फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे उस तरह की इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो लिहाजा उसके लिए इजराइल को सपोर्ट करना जरूरी है। और इसी सारी बिना के ऊपर वो इजराइल से इनपुट भी लेता है। वहां पे आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका के अंदर ज्यूज की, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंसी के अंदर, प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस के अंदर। तो वो सारी चीजें जो है वो जब आप उनको की कंपाउंडिंग करते हैं, तो वो चीज एक मैटर कर रही है कि डिसीजन को ना होने दिया जाए और उसके अंदर कोई ना कोई नया टर्म्स एंड कंडीशन, नई से नई कोई चेक डाल दी जाए। तो ये बहुत सारी चीजें वहां पे करती है। लेकिन एक चीज जो खित्ते के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उभर के सामने आया, वो पाकिस्तान का एज ए मुल्क है और हमारी मिलिट्री लीडरशिप का। कॉज उसकी वजह से, चूंकि आपने इंडिया को लास्ट ईयर जंग हराई थी, तो अब सबको पता है कि पाकिस्तान एक
एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर रखता है और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के है, और पाकिस्तान के साथ पीछे चाइना भी खड़ा हुआ है। जी और इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ सेम पेज पे हैं, जो कि उनके पास में भी बाकी रिसोर्सेज या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसके ऊपर सब लोग जो है कि पाकिस्तान हमारे साथ रह के लीड करे और चीजों को मैनेज करे, और हम सारे इस्लामिक मुल्क जो हैं वो मिलके अपने रिसोर्सेज की कंपाउंडिंग करें और ईरान के साथ मामले को भी सेटल करें, क्योंकि यही सबके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और जहां जहां मोनार्की है वहां पे उनके सर्वाइवल है नहीं। बिल्कुल सही है जी। नकवी साहब मैं इसी पे जानना चाह रहा था आपसे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो है बोर्ड ऑफ पीस, कमेटी ऑफ पीस, जो भी आप उसका नाम है, हमने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें चलना बहुत मुश्किल है पीसफुल कौम। जैसे कि पूरी कौम इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है इतने मजालिम के बाद, और ट्रम्प के साथ भी किसी को हमदर्दी नहीं। ये टाइट रोप वॉकिंग जो है बड़ी मुश्किल चीज है। इट इज बिकमिंग, इस हुकूमत के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा अगर ऐसी बातें ट्रम्प की तरफ से आई कि अब्राहम एकॉर्ड साइन करो। ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े मसले पैदा हो जाएंगे, और वैसे भी सऊदी अरेबिया ने मना करके हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया मना करने का। लेकिन इन दी एब्सेंस के गाजा का कोई सेटलमेंट नहीं हो, लेबनान का कोई सेटलमेंट नहीं हो, ये सोचना कि ईरान का और ये सीज फायर होगी और परमानेंट होगी, ये मुमकिन नहीं है। ये 2 महीने की सीज फायर तो हो सकती है, परमानेंट पीस पॉसिबल नहीं है। परमानेंट पीस रीजन में उस वक्त ही होगी जब पैलेस्टीनियन इशू का कोई ऐसा हल निकाला जाए जो एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज हो। वो जो एक्सेप्टेबल टू अदर साइड है, यानी हमारी साइड है, वो जायनिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। गो बैक टू 1967 बॉर्डर्स। फर्क क्या है, 67 तक तो लोग इसराइल एज ए स्टेट मानने को तैयार नहीं थे। आज सन 2026 में मुसलमान ममालिक मानने को तो तैयार हैं, लेकिन अगर वो 67 के बॉर्डर्स में आए, जो सबसे बड़ा इसमें नुकसान इसराइल को मेरे लिहाज से हुआ है कि उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई। अगर लोग कहते थे कि ये बड़े जुल्म के सताए हुए लोग हैं, हॉलोकॉस्ट है, हिटलर ने इन्हें बड़ा मारा है, तो नेतन्याहू जो हिटलर का बाप बन गया। इसमें जितने मजलूम फलस्तीनी नजर आ रहे हैं, दुनिया में कोई कौम नजर नहीं आ रही। हमारे कश्मीरी भी उतने मजलूम नहीं नजर आते जितने फलस्तीनी नजर आते, जिस तरीके से फलस्तीन की तबाही की गई। ऐसे हालात, आप सोचे कि ममलकत पाकिस्तान और उसके हुक्मरान इस तरीके से एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं जो अदर देन दिस जो मैंने आपको स्टेट किया हो, तो ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। पाकिस्तान को जो रोल प्ले कर रहा है काबिल तहसीन है, जो हजरात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मिनहसुल कौम देखेंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो जिसका काम है वो नहीं कर रहा। वजीर दाखिला जो है वजीर खारजा बन गए, ये भी एक अजीब बात है। ये तो कोई तुक की बात नहीं होती, जबकि वजीर दाखिला का जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है और जो केपी में हो रहा है उसके लिहाज से उनकी मौजूदगी और उसको पाकिस्तान में अमन लाने की कोशिश जो है उसके ऊपर उनकी ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अजीब सूरत हाल में ये हुकूमत चल रही है। बजट का जमाना है,
और हम बाहर के दौरों पे दौरे किए जा रहे हैं। इसाक डार साहब जो सूडो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो आज की तारीख में भी अमेरिका में बैठे हुए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो हमारे इंटरनल क्राइसिस हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है या सारी दुनिया में अमन लाने की प्रायोरिटी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, मैं सर आगे ठीक बढ़ता है, हूं, लेकिन अब- नकवी साहब आज जो पेट्रोल सस्ता हुआ है 22 रुपए, उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। कितना सस्ता हुआ है? 22 रुपए। अच्छा, ये खुशाइन बात है, लेकिन ये सोचिए कि पाकिस्तान की इसमें तारीख भी में, लेकिन तो है ना। पाकिस्तान की तारीख में जितनी पेट्रोलियम लेवी 75 साल में जमा की गई थी, उससे ज्यादा इन 8 महीने में जमा की है। बिल्कुल ठीक है, मैं सर तो ये वापस आता हूं आपकी तरफ। 170 रुपए की लेवी को कम करते जाएं तो ये 22 रुपए भी कुछ नहीं है। मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जी बात सुन ले, 1 मिनट जी जी रुका। जी जी तेल सस्ता नहीं हुआ आज, तो कीमत कैसे कम हो? तेल तो सस्ता नहीं हुआ इंटरनेशनल मंडी में, ये मुझे हुकूमत समझाते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब बताइएगा किस तनाजुर में देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल। अब मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप नकवी साहब की गुफ्तगू जो की है उसके ऊपर भी उनको हमें बताइए, बल्कि जो वो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो किस कैपेसिटी में और किस तरह से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। असल सूरत हाल यह है कि हमारा रोल बड़ा अजीब व गरीब अब हो गया है। जो बात हम करना चाह रहे हैं वो बात ईरान मानने को तैयार नहीं, और जो ईरान मानना चाहता है वो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। हम एक दरमियाना रोल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक कोई आदमी मुअस्सर नहीं हो सकता जब तक दोनों फरीकैन के ऊपर उसे कोई एज हासिल ना हो या उसको जबरन बात मना ना सके। अब हम इस पोजीशन में तो है नहीं कि अमेरिका की कोई बात अमेरिका से मनवा सके। एक दूसरा, पहले जब बात हुई थी, देखें अब मईशत वाला मामला नहीं है। जो कौम भी ताकतवर है उसके पास मिसाइल है, ड्रोन है और उसका एक बड़ा जखीरा है, उसको उन्होंने छुपा के रखा है। वही अब ताकतवर जो है उसी को दुनिया में माना जा रहा है, उसी की बात सुनी जाती है। अब देखें, ईरान ने जो जंग की है उसने एक पासा पलट दिया है कि अमेरिका के मुकाबले में बजाय तो ईरान कुछ नहीं था, लेकिन ईरान ने जितने मिसाइल मारे हैं और अमेरिका के तमाम अड्डों पर मारे हैं, ड्रोन मारे हैं, तो एक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है कि दुनिया के कोई बड़ी ताकत किसी छोटे मुल्क पर अगर हमला कर दे तो इसका मतलब है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तो कौमों का यूनाइट होना, कौमों का मुतहद होना और फिर कौमों के पास इसका मुकाबला करने के लिए बाई एयर हो गया, मिसाइल हो गया या ड्रोन हो गया, उसका होना ज़रूरी है। और तकरीबन सारे मुल्क इसी काम में अब लग गए हैं। तो फिर सुपर पावर को ईरान ने अब जो चैलेंज किया है, तो चैलेंज उसका कारगर हुआ है। वो काम जो पहले नहीं था, जंग के दौरान हुर्मज में हो गया, बंद होगी नहरें, हुर्मज का रास्ता बंद हो गया। अब अमेरिका इसमें तिलमिला रहा है, दुनिया तिलमिला रही है कि वही खोलो। भाई जंग से पहले तो खुली थी। अब ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो कौम भी है, उनके पास ताकत भी है और वो इन सबको नचा सकता है, इन सबको जो है मुश्किल में डाल सकता है। अब अगली सूरत हाल यह है कि अमेरिकन सदर क्या करेंगे। अमेरिका का कोई सदर भी इजराइल से बाहर नहीं निकल सकता। उस वक्त 63 में कनेडी ने कहा था, जब उन्होंने कहा कि इजराइल जो एटम बम बना रहा है, तो उसने कहा जाके पता करो। तो सहरा में उन्होंने ऊपर कहा कि टेक्सटाइल मिल है और उसके अंडरग्राउंड जो एटम बम बना रहे थे, तो उसने कहा 4 महीने में रोको। उन्होंने 4 महीने पहले ही जो कनेडी को कत्ल करवा दिया। तो अमेरिका में यहूदियों के और इजराइल के इतने तलकात हैं, कोई भी अमेरिकी सदर अगर इजराइल की मर्जी के बगैर जाएगा तो मारा जाएगा, वो कत्ल हो जाएगा। लिहाजा ट्रंप किसी सूरत में भी अपना कोई फैसला ना मुसल्लत कर सकता है, ना करेगा। जो काम उसको इजराइल कहेगा वो करेगा, या ईरान की जो ताकत होगा। सारी दुनिया देखे अमेरिका से अब अलग तो होगी है, यूरोपीय यूनियन अलग हो गई है, अरब मुल्क जो है वो अलग हो रहे हैं, ओमान अलग हो रहा है। तो ये सारे मुल्क जब अमेरिका से अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब है अमेरिका की अब सुपर पावर नहीं रही है, और यह सुपर पावर होने का दावा जो है वो बेसूद साबित हुआ है या वो नल एंड वाइड हो गया।
अब इसके जवाब में क्या करना है? इस जवाब में है कि मुसलमान मुल्क मुत्तहिदा हो जाएं। जहां तक बात है इसराइल को तस्लीम करने का, मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को तस्लीम करे या उसको सऊदी अरब तस्लीम करे या कुछ और इस्लामी मुल्क तस्लीम करें। जो मुल्क अपने यहाँ कोई नजरिया रखते हैं, उनके यहाँ लोगों में एक नजरियाती असास मौजूद है, वो कतई तौर पे इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे, न मानेंगे। जो हुकूमत भी उसको तस्लीम करेगा वो यहाँ पर अवामी रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा, बेशक उसके साथ कितनी फोर्सेज है, स्टैब्लिशमेंट है, उसके बावजूद लोग इस मामले में इतने, देखें मजहबी मामले में लोग जो है वो खड़े होते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा। ट्रंप तो मुझे लगता है बेवकूफ आदमी है और उसको बात समझ नहीं आता, तो समझता है कि मैं दुनिया का शहंशाह हूं, जो बात करूंगा वो पूरी होगी। वो मुमकिन नहीं है कि ट्रंप की बात पाकिस्तान मान ले, सऊदी अरब मान ले। देखिए उसने पहले भी सऊदिया को कहा, बड़ा जाके उसने मक्खन लगाया और बड़ी कहा कि किंग बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जनाब ये भूल जाए कि हम बिल्कुल सही सर, तस्लीम करेंगे। मैं जी सर बिल्कुल ठीक है। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सर ये थोड़ा सा ज़रा इस पर भी बता दीजिए कि महंगाई कंट्रोल करने पे ये जो अभी एक तूफ़ान आया महंगाई का, गो इस पे जो बैरूनी आप कह लीजिए कि बिल्कुल फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे अभी नकवी साहब ने लेवी की बात की है, तो कोई मनसूबा है हुकूमत के पास? देखिए असल प्रॉब्लम ये है, ये गवर्नेंस का इशू है उसामा साहब। असल जो IMF का टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उसको टारगेट को पूरा करने के लिए, वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये टैक्स लगाया गया जो पेट्रोल से पूरा किया। और उसी चीज के ऊपर जब वो चीज पूरी हो गई, आपको IMF से नेक्स्ट ट्रांच मिल गया, तो आपने उस चीज को अब थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स करना शुरू कर दिया। उसमें से गवर्नमेंट पैसे भी बचा रही है, लेकिन असल गवर्नेंस का इशू है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, FBR चाहे वो इसकी हो या पहले जो CBR होती थी या माजी की भी तमाम हुकूमतें, वो पाकिस्तान के अंदर से डायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करने में फेल हुई है, क्योंकि लोग यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स देते नहीं और इनडायरेक्ट टैक्सेस से यहाँ पे पैसे इकट्ठे किया जाता है, जो कि रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं करता। तो अब हुकूमत अपनी गवर्नेंस को सीधी करने की बजाय यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कोई अकाउंटेंट है या बैंकर है जो आके फाइनेंस के डिसीजन करते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी से ग्रास रूट पे लोगों के साथ जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, उस तरह के डिसीजन नहीं लेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ आके बातचीत नहीं करेंगे और वो उनके ऊपर थोपना चाहेंगे कि जी आके टैक्स दें। तो आप टैक्स लें, लोग टैक्स देने को तैयार हैं, लोग कमाते हैं, पर टैक्स लेने का तरीकाकार तय करें ताकि उस हिसाब से टैक्स लेने का लोग यूज्ड टू हो टैक्स देने के। यहाँ पे तो एक लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द टैक्स। उसमें सर आपकी FBR की भी तो गलतियां है ना मियां सैफुर रहमान साहब, उसमें FBR की भी तो गलतियां है ना कि आपने टैक्स देना है तो नीचे से लेके ऊपर तक आप रिश्वत दें और आप बचा रहे हैं, इतना कुछ बचाना है आपने। उस तरफ मैं आता हूँ। अभी एक बात की गई थी मेरे किसी भाई की तरफ से कि बोर्ड ऑफ पीस का टोटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ना पाकिस्तान को कहा गया ना किसी और को कि इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए। ये बिल्कुल गलत एक परसेप्शन है। ये उसका जो मैंने चीज़ पढ़ी थी सारा चार्टर वगैरह, उसमें कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा कि पाकिस्तान ने जब आमादगी का इज़हार किया था कि हम बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाज़ा पे रुकन बनेंगे, तो उसमें कहा था कि जी हम इस एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और पैलेस्टीनियन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशंस के पाकिस्तान ने इयादा किया था। अच्छा, अब ये आप जो FBR की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में आप बार बार सुनते होंगे, कहा जाता है कि जी इसको डिजिटलाइज कर दिया जाए, जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं इनकम टैक्स कलेक्टर्स के पास वो कम कर दी जाएं। ख़राबी तो वहीं पे है। देखिए ना, जब एक टैक्स कलेक्टर जो है उसके पास एक वाइड पावर्स हैं, 1:20 की रेशो है पेनल्टी डालने की, कि वो आपको कहते हैं। और फिर दूसरा ये कि कानून ये है कि अगर आप पे कोई इम्पोज कर दिया जाए टैक्स, तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले टैक्स जमा कराएं तो फिर अपील में जाए। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा कोई सनत है और वो बड़ा काम कर रही है, अगर उसको कहा जाए जी 2 करोड़ पहले जमा करा दो, और वो तो पैरालाइज हो जाएगा, फिर देन यू गो इनटू एन अपील। नहीं, अब तो एडवांस टैक्स के नाम पे भी क्या कुछ होता है वो तो देखिए ना। अब तो वो सुपर टैक्स और पता नहीं क्या क्या आ गया और बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। बात सही कह रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, इसको रैशनलाइज किया जाए और दूसरा डिस्क्रेशनरी पावर कम की जाए, इसको एक डिजिटलाइज सिस्टम किया जाए कि लोगों को पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दिया जाए कि आप जो है, मैं उस दिन देख रहा था करीम डेडी साहब जो बात कर रहे थे, वो कहते थे कि अगर स्लैब बढ़ा दी जाए, जो सीलिंग है, मतलब जो आम सैलरीड क्लास है, उसको 4 लाख पे ले जाया जाए, वो कहता है ये टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी,
क्योंकि लोग आमादगी से आसानी से टैक्स पे करेंगे। तो ये है कि चूंकि आप लोगों को एकदम आप एक खौफ की फिजा में है कि जी अगर हमने टैक्स स्लैब जितनी नीचे ले जाएंगे उतना ज़्यादा कलेक्शन होगी, तो ये मेरा ख्याल है कोई एक फार्मूला सही बन नहीं पाया। और दूसरा ये है कि चूंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी है सारी, वो ये गवर्नमेंट को कहते हैं जी लोग आमादा नहीं होते, आराम से टैक्स नहीं देते, हमारे बिल्कुल पास सही है। इख्तियार सर जरा मैं फिर दोस्त साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो 4 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये देखें सैलरी कितनी बन रही है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो गवर्नमेंट वेजेस दे रहे हैं वो भी नहीं बन रहे। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, अभी जुल्फ़िकार बदर साहब भी बात कर रहे थे, सर क्या नहीं मुमकिन FBR की इस्लाहात, टैक्स निज़ाम नहीं बेहतर हो सकता पाकिस्तान में? दुनिया में सब कुछ हो सकता है अगर विल टू डू हो। बात सारी है कि जिस मुल्क ने प्राइमरी तौर पे अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हम टैक्स किस चीज पे लगा रहे हैं, हम सोर्स ऑफ इनकम पे लगा रहे हैं, इनकम पे नहीं लगा रहे। पहले तो आपका ये इनकम टैक्स है, कमाओगे तो टैक्स दो, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये जो टैक्स जमा हो उसको खर्च कौन करेगा। सारी दुनिया में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन का फैसला ही कोई और कर रहा है। फिर तीसरी चीज ये कि टैक्स का निज़ाम जो है ऐसा होना चाहिए कि इन्फोर्समेंट शुड बी 100%, के कोई आउट ऑफ नेट जा ना सके। यहाँ तो जैसे हमारे सैफुर रहमान साहब कह रहे थे तो और निकल जाओ नेट से, तो ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस किधर है? जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी, आपके बेतहाशा सेक्टर ऐसे हैं जो आउट ऑफ द टैक्स नेट है। फॉर एग्जांपल रिटेल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर बाय इटसेल्फ, ये सारे नेट से बाहर हैं। और जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी कैश इकोनॉमी होगी और इकोनॉमी को कंट्रोल, कैश को डिजिटलाइज नहीं किया जाएगा, टैक्स कलेक्शन विल बी डिफिकल्ट। ये कोई नया, यू आर नॉट इन्वेंटिंग द व्हील, दुनिया के बहुत सारे ममालिक कर चुके हैं। आइए आप अभी डिमोनेटाइज कर दीजिए बड़े नोटों को, पता चल जाएगा। आपकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त अंडर इनवॉइसिंग में चल रही है। जितने की वो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी आधी कीमत दिखा रहे हैं। आपकी इंपोर्ट जो है वो कस्टम ड्यूटी इवेजन के लिए अंडर इनवॉइस चल रही है। फ्लाइंग इनवॉइस के सेल्स टैक्स की फ्लाइंग इनवॉइस मिल जाती है। ये बुनियादी चीजें अभी तक हम एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? इससे कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो अपनी जगह है। आपके बॉर्डर्स पोरस हैं, किसका है? आप देख ले ईरान से कितना तेल आ रहा था, तस्वीरें तक छाप दी गई। भाई बॉर्डर कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर? वो कोई नहीं है। आपका ड्रग ट्रेड, पाकिस्तान इज द वायर रूट, उसका वॉल्यूम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ रहा है। हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी क्यों आ रही है? जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? राइट सर। अब देखिए टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेशन की वैल्यूएशन देखिए। लोग करोड़ों रुपए के घरों में रह रहे हैं और टैक्स कितना देते हैं? हजारों में। गाड़ियां चला रहे हैं 10-10 करोड़ की और ड्यूटी भी नहीं है, अनपेड ड्यूटी चला रहे हैं, कोई पकड़ता नहीं है। बिल्कुल सही सर। सर क्लोजिंग पे जाना है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद थे, मियां साहब आपका शुक्रिया। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।